क्या हम ब्रेड को बेक करने के बाद वापस उसको डो में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो जब गर्मी का दिन होता है उस दिन इवेपोरेशन ज्यादा होता है, लेकिन कुछ असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस होते हैं। वैसे अब आपको पता हो चीज फॉल्स हुई, फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन का चांस चला गया, ये तो नहीं हो सकता। अब या तो सी होगा या डी होगा। हेलो क्लास 7 स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम चैप्टर 1 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। होपफुली पिछले लेक्चर में जब थ्योरी पार्ट डिस्कस किया था तो आपको वो सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अब चलते हैं, देखते हैं इस चैप्टर में से किस टाइप के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। राइट, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, which acid is responsible for the sour taste of some fruits? अब देखो कितनी सिंपल सी बात है कि कुछ फ्रूट्स जो हैं हमारे, दे आर सॉर इन टेस्ट। तो अब हमसे ये पूछा गया है कि उनकी सॉरनेस के पीछे कौन सा एसिड है। तो देखो सबसे पहले आता है हमारा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड वो एसिड है जो हमारा विनेगर में पाया जाता है। विनेगर जो बनता है वो एसिटिक एसिड के कॉम्बिनेशन से बनता है। 5% टू 8% एसिटिक एसिड, बाकी वाटर। ठीक है, फिर भी कितना खट्टा होता है, लेकिन ये किसी फ्रूट में पाया नहीं जाता। देन कम्स सिट्रिक एसिड। ये तो हमें पता है बहुत सारे फ्रूट्स में मिलता है, जो हमारे सिट्रस फ्रूट्स कहलाते हैं, जैसे कि ऑरेंज, लेमन, स्वीट लाइम। ठीक है, टैंगरिन, इन सब में हमारा क्या मिलता है? सिट्रिक एसिड। तो ये हमारा प्रोबेबल आंसर हो सकता है। देन टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड हमारा टामरिंड में मिलता है, बट इट इज नॉट अ फ्रूट एट लाइक उस तरीके का जो हम डेली खाते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जो है दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड। तो ये फ्रूट्स में तो नहीं होता है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? दैट विल बी सिट्रिक एसिड विच इज प्रेजेंट इन मेनी सिट्रस फ्रूट्स। राइट। देखो जब भी हम इस तरीके के क्वेश्चंस करते हैं ना, एमसीक्यू टाइप्स, स्पेशली इन फॉर ओलंपियाड एग्जाम्स, तो उसके जो ऑप्शंस होते हैं ना वो बहुत ही एक दूसरे के क्लोज होते हैं। तो हमें क्या ध्यान देना है? हमें बहुत ध्यान से क्वेश्चंस करने हैं। हमें ये भी पता हो कि कोई क्वेश्चन सही है, ऑप्शन ठीक है, लेकिन जो ऑप्शन गलत है उसमें ऑप्शन में क्या गड़बड़ है, क्या चीज मिसिंग है, क्या चीज रॉन्ग है। ठीक है, इस क्लैरिटी के साथ हमें वो क्वेश्चंस परफॉर्म करना, ताकि जब हम एग्जाम में कर रहे हो तो हमारी गलती ना हो। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब बेकिंग ऑफ अ ब्रेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ब्रेड जब बेक होता है तो वो किस तरीके का एग्जाम्पल है? नंबर 1, रिवर्सिबल चेंज। क्या हम ब्रेड को बेक करने के बाद वापस उसको डो में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। इरिवर्सिबल चेंज, यस इट इज अ इरिवर्सिबल चेंज। एक बार ब्रेड बन गई तो बन गई, वापस रिवर्स नहीं कर सकते। थर्ड, it is a chemical change. Yes, the properties of the dough changes when it converts to bread. Dough सॉफ्ट होता है, बहुत ही ज्यादा स्टिकी होता है। ठीक है, ब्रेड तो स्टिकी नहीं होती। डो को आप कच्चा नहीं खा सकते, उसका टेस्ट, उसका टेक्सचर अलग सा होता है, बट ब्रेड तो हम खा सकते हैं, क्योंकि नई चीज नई प्रॉपर्टी वाली बनी है, इसलिए इट इज अ केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज तो ये नहीं है। राइट, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन। देखो हमें सही आंसर चूज करना है। ठीक है, तो वो क्या बनेगा? 2 and 3। अब 2 and 3 आर हेयर इन ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा सही आंसर। ठीक है, नाउ व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ? नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, which of the following material will allow electricity to pass through them? अब देखो सारे के सारे क्वेश्चंस ना कितने सिंपल और कितने रिलेटेड है हमारे आउटर वर्ल्ड से, हमारे आसपास के डेली लाइफ से। राइट, अब इसमें से कौन कौन से मटेरियल हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देंगे अपने अंदर से? ठीक है, तो पहला आता है कंडक्टर्स।
यस, कंडक्टर्स हम उन्हीं मटेरियल्स को बोलते हैं जो अपने अंदर से हीट या इलेक्ट्रिसिटी पास होने देते हैं। सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स भी होते हैं बट वो अपने आप ऐसा नहीं करते, वो हमें उनके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज इम्प्लांट करनी पड़ती हैं, उसकी कंडक्टिविटी या नॉन कंडक्टिविटी को एडजस्ट करना होता है, तब वो कंडक्शन या उसमें जाती है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर्स नेचुरली इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करते। non metals are generally non-conducting. One or two exceptions are there, but generally जब हम बात करेंगे नॉन मेटल्स की, दे आर नॉन कंडक्टिंग. प्लास्टिक्स, नो, हमें सबको पता है प्लास्टिक्स कंडक्ट नहीं करते. तो हमारा देखो, कंडक्टर्स डेफिनेटली करते हैं, ये कैटेगरी है ही जिसकी मेन प्रॉपर्टी है कंडक्शन का. इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट स्पेशली करते हैं. सेमीकंडक्टर्स को हम चाहे तो कन्वर्ट कर सकते, राइट, बट द मोस्ट प्रॉपर आंसर हियर इज कंडक्टर्स. अब देखो ऐसा आपके साथ होगा, आपको ना कहीं पर दो ऑप्शन सही लगेंगे. ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ज्यादा सही को चूज करना. या कभी ऐसा हुआ कि आपको सारे ही ऑप्शंस गलत लग रहे हैं, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर नहीं है. फॉर एग्जांपल कोई न्यूमेरिकल है और आपकी वैल्यू जो आ रही है, ठीक है, और उनसे उनके कंपैरिजन में जो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं, सारे के सारे वैल्यूज थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है, तो आपको सबसे नियरेस्ट टू योर आंसर वो ऑप्शन चूज कर लेना. ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, देखो सिंपल सी बात है, अगर आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट आपको लग रहे हैं तो ज्यादा करेक्ट जो है वो चूज करना है. अगर सारे ऑप्शन गलत लग रहे हैं तो जो सबसे कम गलत है, जिसकी पॉसिबिलिटी है कि हाँ वो ठीक हो सकता है, इफ यू डोंट नो द एग्जैक्ट आंसर, तो उसको चूज कर लेना. ठीक है, क्योंकि ऐसा होगा ओलंपियाड्स में, सारे ऑप्शंस ना बहुत ही आसपास से होते हैं, मिलते जुलते आंसर्स होते हैं, मतलब कि आपको एक ध्यान से चूज करना पड़ता है विच शुड बी द नेक्स्ट आंसर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. Statement 1 says, with increase in temperature the rate of evaporation increases. हाँ ये तो ठीक है. देखो, जब गर्मी का दिन होता है उस दिन इवेपोरेशन ज्यादा होता है ना. सपोज मम्मा आपके कपड़े सूखने के लिए डालते हैं तो वो जल्दी सूख जाते हैं ना. अब जो ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स है, दैट अकर्स ड्यू टू इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम देम, राइट. अब जल्दी वो काम हो जाना यानी कि रेट ऑफ इवेपोरेशन, द स्पीड ऑफ इवेपोरेशन इज इंक्रीज्ड. ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज है तो इवेपोरेशन का रेट यानी कि स्पीड इंक्रीज हो जाएगी. ट्रू. सेकेंड स्टेटमेंट, heat makes the process of transportation faster. जो हीट है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर को जल्दी कर देता है, फास्ट कर देता है. अब ये कौन सा ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है, आपके कपड़ों से वाटर को लिक्विड फॉर्म से गर्म करके वेपराइज फॉर्म में कन्वर्ट करना और उसको एयर तक लेके जाना, ये इस ट्रांसपोर्टेशन की बात कर. ठीक है, और एयर का फिर उसको वेपर्स में ऊपर की तरफ राइज अप करवा देना. तो हीट जितनी ज्यादा होगी उतनी जल्दी इवेपोरेशन होगा, उतनी जल्दी वेपर जो है वो ऊपर राइज करेंगे. हम सबको पता है वार्म एयर राइजेस अप. ठीक है, वार्म एयर जल्दी ऊपर जाती है, राइट. तो यहाँ पे भी वही ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है. ठीक है, तो इस तरीके से हमारी दोनों स्टेटमेंट्स क्या हो गई, ट्रू. तो हमारा ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस, असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन. अब देखो एमसीक्यूज तो आते हैं, अब स्टेटमेंट बेस्ड भी आपने देख लिया किस तरीके से होता है, लेकिन कुछ असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस होते हैं. वैसे अब आपको पता होगा क्योंकि पिछली क्लासेस में भी आपसे असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन स्कूल में पूछे गए होंगे, लेकिन चलो फिर भी बता देते हैं. असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें दो स्टेटमेंट्स गिवन होती है, एक असर्शन और एक रीजन. ठीक है, सबसे पहले आपको स्टेटमेंट्स को रीड आउट करना है और ये चेक करना है वेदर बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. ठीक है, सही है या गलत.
अगर दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं तो फिर आपको ये चेक करना है कि जो रीजन वाली स्टेटमेंट है क्या वो सही तरीके से असर्शन वाली स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रही है, उसको सपोर्ट कर रही है उसके सही होने के लिए। अगर हाँ तो ऑप्शन ए चूज करेंगे। और अगर दोनों स्टेटमेंट सही तो हैं, सेम कॉन्सेप्ट से भी रिलेटेड है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट पहले वाले को जस्टिफाई नहीं कर रहे, वो उसको प्रूव नहीं कर रही करेक्ट, तो हम ऑप्शन बी चूज करेंगे। ठीक है। और अगर दोनों में से कोई एक गलत हुई तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी की बारी है। राइट। तो चलो देखते हैं कि अब जो ये क्वेश्चंस हमने टेकअप किए हैं इनमें क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, assertion, the earth's rotation causes the change of season. yes, हमने देखो चैप्टर के डिस्कशन के टाइम पे देखा था ना कि अगर दिन रात क्यों होते हैं और अगर अर्थ की रोटेशन की वजह से होता है तो वो फास्ट हो जाए या स्लो हो जाए तो क्या हो, है ना। तो हमने ये कंसेप्ट पढ़ा हुआ है। तो अर्थ की रोटेशन से क्या होता है, दिन और रात यानी कि डे एंड नाइट होता है या सीजन चेंज होते हैं। राइट। अर्थ की रोटेशन से डे एंड नाइट होते हैं, सीजन चेंज होते हैं रेवोल्यूशन से। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स। अब जैसे ही असर्शन या रीजन में से कोई चीज फॉल्स हुई, फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन का चांस चला गया, ये तो नहीं हो सकता। अब या तो सी होगा या डी होगा। तो असर्शन हमारा फॉल्स हुआ है तो डी का ऑप्शन बन गया, है ना। लेकिन देखते हैं रीजन क्या है। Reason, the tilt of Earth's axis and its revolution around the sun causes season. Yes, अर्थ का अपने एक्सिस पे टिल्ट होना और रिवॉल्व करना अराउंड द सन सीजन्स कॉज करता है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसलिए आंसर क्या बनेगा, आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि assertion is false and reason is true. ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। assertion, in the in reversible change no new substance is formed. अब देखो जब रिवर्सिबल चेंज है, ठीक है, रिवर्सिबल चेंज क्या होता है कि आपने कोई चेंज किया और आप उसको वापस उसमें कन्वर्ट करो। ठीक है। अब लेकिन जो केमिकल चेंजेस होते हैं जिसमें न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज बनते हैं, वो जनरली या मैक्सिमम टाइम्स या जनरली उनके लिए जो टर्म यूज होती है दे आर इरिवर्सिबल। ठीक है। तो वो रिवर्स नहीं किए जा सकते, ऐसा नहीं है हो नहीं सकता, हो सकता है, बट रिवर्सिबल प्रोसेसेस खाली वो अलाउड हैं जो फिजिकल चेंज के अंदर आते हैं। यानी कि आप इवेपोरेशन कर लो, आप सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन कर लो, ठीक है, आप क्रिप्टो क्रिस्टलाइजेशन कर लो, ठीक है, आप सेंट्रिफ्यूगेशन कर लो। ये जो फिजिकल मेथड्स हैं वो तो उसके अंदर आते हैं, लेकिन आप उसको हाई हीट पे ब्रेक डाउन कर रहे हो, किसी से ट्रीट कर रहे हो, वो आपका रिवर्सिबल चेंज के अंदर नहीं आता। अब इसमें पूछा गया है इन रिवर्सिबल चेंज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। यस, रिवर्सिबल चेंज में कभी नया सब्सटेंस नई प्रॉपर्टी वाला नहीं बनता है। रिवर्सिबल चेंजेस आर अप्लाइड फॉर द फिजिकल चेंजेस ओनली। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट तो ट्रू हो गई। ठीक है। रीजन क्या दिया हुआ है, फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग आर द एग्जांपल्स ऑफ रिवर्सिबल चेंजेस। हाँ, फ्रीजिंग और मेल्टिंग रिवर्सिबल चेंज के एग्जांपल है। आपने आइस निकाली फ्रिज से, ठीक है, उसको बाहर रख दिया तो वो मेल्ट हो जाएगी, वापस उठा के फ्रीजर में रख दोगे तो थोड़ी देर बाद फिर से फ्रीज होके आइस बन जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों सही है। तो अब देखो आंसर क्या आना चाहिए। पहला है रिवर्सिबल चेंज, नया सब्सटेंस नहीं बनता। दूसरा, फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग एग्जाम्पल है रिवर्सिबल चेंज के। दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट पहले वाले को जस्टिफाई नहीं कर रही है। वो सही तो है, ठीक है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट तो खाली एग्जाम्पल बता रही है ना। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी।
बोथ आर करेक्ट, बट सेकेंड इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, असर्शन एंड रीजन टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ओके, चलो अब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस में बेसिकली क्या होता है, आपको एक थ्योरी दिया होता है, एक पैराग्राफ दिया होता है जिसको आपको रीड आउट करना होता है और उसके बाद उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को आंसर करना। ठीक है, तो यहाँ पढ़ते हैं क्या चीज दिया हुआ। रवि वॉज हेल्पिंग हिज मदर इन द किचन। ओके, he saw her roll dough into round shaped chapati, यानी कि dough is converted into round shapes and then cook it into a chapati. ठीक है, ये मेन हाइलाइट्स हैं। He noticed that the color and texture change after cooking. कलर और उसका टेक्सचर जो था चेंज हो गया आफ्टर कुकिंग। लेटर he noticed that ice cubes he had taken in the glass were now melted. अब आइस क्यूब्स जो हैं वो भी मेल्ट हो चुके हैं जो उसने ग्लास में लिए थे। This made him wonder, can these changes be reversed? अब उसको ये वंडर हुआ कि वो सोच रहा है कि क्या ये चेंजेस रिवर्स किए जा सकते हैं। अब आपको पता है इसका आंसर, चपाती बन गया, बेकिंग हो गई उसकी, तो इट इज अ केमिकल चेंज, क्योंकि नाउ चपाती का जो टेक्सचर है, कलर है, टेस्ट है, वो चेंज हो चुका है। मीन्स न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज ऑलरेडी फॉर्म्ड। तो केमिकल चेंज है, ये रिवर्स नहीं हो। बट द सेकेंड थिंग इज, जो आइस क्यूब मेल्ट हुए हैं, ऑब्वियसली वो वापस अगर फ्रीजर में जाएंगे तो वो फिर से फ्रीज होके आइस बन जाएंगे। ठीक है, इट कैन बी रिवर्स्ड। तो यहां से हमें मेन चीज पता लग गई। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को आंसर करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ चेंज डज टेक्स प्लेस व्हेन डो इज कुक्ड इनटू चपाती? अब हमें पता है इट इज अ केमिकल चेंज एंड इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। तो आंसर क्या होगा, इट इज अ केमिकल चेंज एंड इरिवर्सिबल। राइट, फिजिकल नहीं है, रिवर्सिबल नहीं है, फिजिकल नहीं है, इरिवर्सिबल है, रिवर्सिबल नहीं है, टेम्परेरी नहीं। तो ऑप्शन बी इज द मोस्ट सुटेबल एंड राइट आंसर। क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स मेल्टिंग ऑफ आइस? मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है? इरिवर्सिबल चेंज नहीं, ये तो रिवर्सिबल है। केमिकल चेंज नो, वाटर चाहे लिक्विड फॉर्म में हो या सॉलिड यानी कि आइस की फॉर्म में, वाटर तो वाटर रहेगा ना। उसी तरीके से चाहे आप उसकी स्टीम बना लो तब भी वाटर तो वाटर ही रहेगा, वाटर के वेपर्स बन जाएंगे। राइट, तो ये केमिकल चेंज नहीं है, ये फिजिकल चेंज। देन रिवर्सिबल फिजिकल चेंज, हाँ रिवर्स किया जा सकता है। फिजिकल चेंज है, बिल्कुल ठीक है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट अब तक तो यही है। देन नेचुरल केमिकल चेंज, पहली बात नेचुरल अभी नहीं है, या कह भी सकते हो कि आपने फ्रीजर से निकाल के बाहर रखा तो आइस ने अपने आप सराउंडिंग से हीट को एब्सॉर्ब किया और वो मेल्ट हो गई। ठीक है, बट ये केमिकल चेंज नहीं, तो इसीलिए ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, देन ऑप्शन क्वेश्चन 3, which one of the following changes results in the new substance being formed? इनमें से कौन सा चेंज एक नए सब्सटेंस को बनाने में हेल्प करेगा? फ्रीजिंग ऑफ वाटर, बेटा वाटर फ्रीज किया तो वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस एंड बोथ आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर ओनली। ठीक है, तो ये तो फिजिकल चेंज यानी कि नया फिजिकल चेंज है, नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, नो। फिर बॉइलिंग ऑफ मिल्क, बॉइलिंग ऑफ मिल्क जो है वो भी आपका क्या है, सिर्फ बॉइल ही तो हो रहा है ना मिल्क, किसी नए सब्सटेंस में कन्वर्ट थोड़ी ना हो रहा है, सिर्फ उसका टेम्परेचर राइज हो रहा है। ठीक है, तो ये भी नया सब्सटेंस नहीं बना रहा है। कटिंग ऑफ पेपर, कटिंग ऑफ पेपर बेटा पेपर चाहे बड़ा साइज का हो या उसको काट के आप छोटे छोटे पीसेस कर दो,
पेपर तो पेपर रहेगा ना, पेपर की प्रॉपर्टी थोड़ा ना चेंज हो जाएगी। ठीक है बेटा, ये फ्रीजिंग, बॉइलिंग, मेल्टिंग, कटिंग, ब्रेकिंग, ये सब के सब क्या है आपके फिजिकल चेंज। नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, तो आंसर क्या आएगा, बेकिंग ऑफ अ केक। अब केक बेकिंग से पहले कैसा सा होता है उसका डो, लिक्विड ही सा, है ना, क्या आप वो खा सकते हो? लेकिन जब वो बेक हो जाता है, स्पॉन्जी हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, तो उसका अलग ही टेस्ट निकल के आता है। और वो बहुत सा आप सभी बहुत शौक से खा रहे होंगे, खाते हो, है ना। तो बेकिंग ऑफ अ केक इज अ चेंज जहां पे नया सब्सटेंस बने। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इज which process is involved in converting water ice cube into solid form? ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में मुझे गड़बड़ लगा, वाटर इनटू आइस क्यूब, ठीक है, लिक्विड इनटू सॉलिड फॉर्म, ये कन्वर्जन होता है। ठीक है, तो वो क्या होगा, इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या होता है, वाटर का लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट। फ्रीजिंग, यस, दिस इज द प्रोसेस जो यूज होता है लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए। तो वाटर का आइस क्यूब में कन्वर्ट होने के पीछे कौन सा प्रोसेस है, फ्रीजिंग। चलो एक बार बाकी भी डिस्कस कर लेते हैं। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन बेटा एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली गैसियस सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम ऐसे प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। और ये ना कुछ चुनिंदा, कुछ बहुत ही सिलेक्टेड सब्सटेंसेस हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, उसको हम सबलाइम सब्सटेंसेस बोलते हैं, जैसे कैम्फोर, ठीक है, आयोडीन। ये क्या होते हैं, अगर आप उसको ऐसे ओपन रखेंगे ना, तो ये डायरेक्टली सॉलिड टू गैसियस फॉर्म, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए। इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन होता है वाटर का अर्थ में, सॉइल में सीप डाउन कर जाना। कि अर्थ ने पानी को सोख लिया है अपने अंदर, और धीरे धीरे पानी जाके अंडरग्राउंड वाटर के साथ मिल जाता है। ठीक है, तो दिस सीपिंग डाउन ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे हमारा आज का क्वेश्चन डिस्कशन पार्ट खत्म है। ठीक है, तो होपफुली आपके चैप्टर समझ आया होगा, क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं वो भी समझ आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।